नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हर साल की तरह इस साल भी आरबीआई ने देश के जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बैंक होते हैं उनकी लिस्ट को जारी कर दिया है। इस लिस्ट को हम लोग जानते हैं विद द नेम ऑफ डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स, जिनको कि सिंपल भाषा में डी सिब्स का नाम भी दिया जाता है। ये वाली जो लिस्ट है वो आरबीआई के द्वारा जारी कर दी गई है। यहाँ पर जो 3 बैंक आरबीआई के द्वारा जिनका नाम लिया गया है, दैट इज एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही ये वाले बैंकों के नाम हैं जो कि सामने आए हैं। लेकिन इस अनाउंसमेंट के साथ साथ 2 और चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। वो क्या है? नंबर 1, जो यहाँ पे डी सिब यानी कि जो ये वाले बैंकों को डेजिग्नेट करने की जो मेथोडोलॉजी है, इसमें आरबीआई के द्वारा एक नया चेंज लाया गया है। आरबीआई के द्वारा उस मेथोडोलॉजी को ट्वीक किया गया है और इसमें डिजिटल पेमेंट्स का भी एक और एस्पेक्ट इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। सेकेंडली, साथ में लिस्ट के अनाउंस करने के साथ साथ जो एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंकों में इसमें अलग अलग बकेट्स होती हैं, उसमें जो बकेट्स हैं उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुल मिला के 5 बकेट्स देखने को मिलती हैं। जो नई लिस्ट जारी करी गई है उसमें आईसीआईसीआई बकेट नंबर 1 में है, एचडीएफसी बकेट नंबर 2 में है और एसबीआई को बकेट नंबर 4 में रखा गया है। इनकी जो पुरानी लोकेशंस थी इस लिस्ट में वो अलग थी, वो भी यहाँ पे चेंज कर दी गई हैं। सो बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट जानेंगे कि आखिरकार ये डी सिब्स होते क्या हैं, ये जो बकेट यहाँ पे निर्धारित करी जाती है किस बेसिस पे निर्धारित करी जाती है, और जो ये नया बदलाव लाया गया है मेथोडोलॉजी में ये भी क्या है, इसको भी समझा जाएगा। तो काफ़ी कुछ हमें इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब करोलबाग में नई दिल्ली में और साथ में मुखर्जी नगर में भी नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाते हैं। यदि आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2025 या फिर 2026 को टारगेट कर रहे हैं, और यदि आप ऑफलाइन सेंटर्स के माध्यम से ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के सेंटर्स को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बिकॉज यहाँ पर कई सारे आपको फायदे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अलग अलग से जो बैचेज हैं वो देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मार्केट रेट के हिसाब से आपको काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बिकॉज बाकी कोचिंग्स को भी हमने देखा है कि वहां पर क्या क्या दाम लिए जा रहे हैं, उस हिसाब से यहां पर काफी कम दाम में आपको कोर्सेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए फोन नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ पे दिएगा जो ये डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, काउंसलिंग फॉर्म है, उसको भर भी सकते हैं। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज, अनअकैडमी अपना सेंटर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी ले आया है, जिसमें कि अगेन आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं। 2024 का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी लाया गया है वहां पर, और यूपी पीसीएस का फाउंडेशन प्रोग्राम भी है जो कि वहां पर चलाया जा रहा है। इसके बैचेस 4 जनवरी को शुरू होने वाले हैं, तो अगर आप प्रयागराज में हैं या आसपास रहते हैं तो इस सेंटर को भी जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑल राइट, सो खबर जो सामने आई है वो तो काफ़ी सिंपल सी खबर है। जो डी सिब्स की लिस्ट अनाउंस करी गई है वो वाली लिस्ट में आरबीआई के द्वारा एज एक्सपेक्टेड एसबीआई को रखा गया है, साथ में एचडीएफसी बैंक को रखा गया है और साथ ही में आईसीआईसीआई बैंक को भी रखा गया है। लेकिन साथ ही में आरबीआई ने अपनी इस लिस्ट में अनाउंस किया है कि एसबीआई और एचडीएफसी बैंक को हायर बकेट्स में मूव किया गया है, वहीं आईसीआईसीआई बैंक को सेम बकेटिंग स्ट्रक्चर में रखा गया है। तो ये बकेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है इसको तो हम समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन उसके पहले आखिरकार ये डी सिब्स क्या होते हैं इनको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल करी जाती है उसको सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का नाम दिया जाता है। कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जिनका साइज इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिनकी क्रॉस जुरिस्डिक्शनल एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ जाती हैं, जिनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इतनी बढ़ जाती हैं कि आप उन बैंक्स को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि उसका विकल्प आपके पास अवेलेबल नहीं है। उन बैंक्स की इंटरकनेक्टेडनेस इतनी बढ़ जाती है, उन बैंक्स को सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का दर्जा दे दिया जाता है। ये परिभाषा है जो कि एसआईबीज के लिए इस्तेमाल करी जाती है। ये वाले एसआईबीज इतने बड़े बन जाते हैं कि इनको टू बिग टू फेल का दर्जा भी दिया जाता है, मतलब कि अगर ड्यू टू एनी रीजन ये वाला बैंक अगर फेल करता है, इसका जो इम्पैक्ट
ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी पे पड़ेगा वो बहुत ही ह्यूज होगा। इसीलिए इन बैंकों को बचा के रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। दैट इज वाई इनको टू बिग टू फेल का भी दर्जा यहाँ पे दिया जाता है। इसी SIBs की कैटेगराइजेशन को आगे बढ़ाया गया G-SIBs के नाम पे। सबसे पहले क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने कंसल्टेशन करी बेसल कमेटी के साथ ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ये वाली कमेटी के साथ कंसल्टेशन करने के बाद इन्होंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करने शुरू किए कि ग्लोबली ऐसे कौन से बैंक्स हैं जो कि सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की कैटेगरी में आने चाहिए। इसके बेसिस पे इन्होंने सन 2011 से ये वाली प्रैक्टिस को फॉलो करना शुरू कर दिया। सिमिलरली जब इन्होंने ग्लोबली इन बैंकों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया, सिमिलर लाइंस पे इन्होंने डोमेस्टिकली भी, मतलब कि हर एक इकोनॉमी में डोमेस्टिकली भी एक फ्रेमवर्क बनाना शुरू कर दिया और डोमेस्टिकली भी जो इंपॉर्टेंट बैंक्स थे उनको आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। बस यहाँ पे फर्क केवल इतना था कि यहाँ पर जो डेजिग्नेशन होती थी ये उसी देश की नेशनल अथॉरिटीज करती थी। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे भारत में RBI सेंट्रल बैंक है तो RBI के द्वारा ही इसमें डेजिग्नेशन को किया जाएगा। बस केवल यही फर्क था जो कि G-SIBs में और D-SIBs में हमें देखने को मिलता था। बेसिस दिस RBI ने क्या किया, सन 2015 में RBI ने D-SIBs को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। ये D-SIBs को आइडेंटिफाई करना जब शुरू किया उसी टाइम पे RBI ने अपने कुछ इंडिकेटर्स को फिक्स कर लिया था। वही वाले इंडिकेटर्स थे कि साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी मतलब कि इसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, कम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, इंटरकनेक्टेडनेस होनी चाहिए। इसके बेसिस पे D-SIBs को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था। लेकिन RBI ने साथ में ये भी किया कि अलग अलग बैंकों का इन्होंने स्कोर देना शुरू कर दिया जिसको कि सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंस स्कोर के नाम से जाना जाने लगा। बेसिस SIS RBI ने अलग अलग बैंकों को अलग अलग लिस्ट में रखना शुरू कर दिया, अलग अलग बकेट में रखना शुरू कर दिया। इस बार जो लिस्ट नई आई है इसमें RBI ने क्या किया है कि HDFC बैंक जो कि पहले यहां पे था उसको उठा करके बकेट नंबर 2 में डाल दिया है और SBI का बैंक जो कि पहले यहां पर था उसको बकेट 3 में से निकाल करके बकेट 4 में डाल दिया है। ये देखिए, SBI एंड HDFC बैंक हैव बीन मूव्ड टू हायर बकेट्स। SBI shifts from bucket 3 to bucket 4, HDFC बैंक shifts from bucket 1 to bucket 2। ये भी RBI के द्वारा अपनी नई रिपोर्ट में कहा गया है। नाउ ध्यान से देखिए, इस टेबल में यहाँ पर साइड में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जिसमें कि ICICI बैंक के लिए 0.2% है, HDFC बैंक के लिए 0.4% है और SBI बैंक के लिए 0.8% है। ये जो नंबर है ये बेसिकली होता है कॉमन इक्विटी टीयर 1 CET1 के नाम से इसको जाना जाता है। CET1 क्या है? दिस इज नथिंग बट द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल। बिकॉज अगर मान लीजिए कल को कोई बैंक को लॉस होता है तो ये वाला कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो कि उस लॉस को इमीडिएटली अब्सॉर्ब कर लेता है। तो RBI ने ये कहा है कि SBI को 0.8% का CET1 कैपिटल रखना है ऑफ द टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। सिमिलरली HDFC को 0.4 रखना है और ICICI बैंक को 0.2% रखना है CET1 एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। नाउ ये वाला आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा अबाउट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब कि बैंक्स जितना भी लोन देते हैं उसके अगेंस्ट अपने को कुछ ना कुछ पैसा जो है वो स्पेयर भी रखना पड़ता है कि इन केस अगर लोन वापस ना आ सके तो बैंक जो है वो फेल ना हो सके। ये वाला जो CET1 होता है ये उससे भी हट करके एक रेगुलेटरी कैपिटल होता है जो कि बैंकों को अलग से रखना पड़ता है। जितना ज़्यादा CET1 यहाँ पे होगा उतना ज़्यादा ही उस बैंक को अलग से रेगुलेटरी कैपिटल को स्टोर करके रखना होगा। फॉर एग्जांपल SBI के केस में 0.8% है जो कि हाईएस्ट है, तो इसके ऊपर जो ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कैपिटल रखने की ये सबसे ज़्यादा होने वाली है। ये वाला बदलाव है जो कि RBI के द्वारा इस नई लिस्ट में किया गया है। यहाँ पर आप देखिए, द एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर 1 रिक्वायरमेंट विल बी इन एडिशन टू द कैपिटल कंजर्वेशन बफर। मतलब कि जो बैंक ऑलरेडी कैपिटल कंजर्वेशन का बफर रखते हैं उसके ओवर एंड अबव अब कॉमन इक्विटी टीयर 1 का भी रिक्वायरमेंट रखना पड़ता है और उसमें भी अब चेंजेस RBI के द्वारा कर दिए गए हैं। ये चेंज क्यों किए गए हैं? HDFC के लिए तो ये अनुमान लगाया गया है बिकॉज इसी साल हमने देखा कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का हमें मर्जर देखने को मिला। सो पॉसिबल है कि शायद उस वजह से HDFC की जो ओवरऑल मार्केट वैल्यू है वो बहुत बढ़ गई है। दैट इज वाई उसके लिए ये वाला चेंज किया गया है। SBI के लिए क्यों किया गया है एज सच कोई कारण सामने देखने को नहीं मिला, बट अगर हम अंदाजा लगाएं तो यही है कि SBI का जो आकार है, जो साइज है वो बढ़ता ही जा रहा है। सो दैट इज वाई प्रोबेबली इसका जो
कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो आरबीआई के द्वारा बढ़ा दिया गया है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज जो कि देखने को मिला है। साथ ही में अब आरबीआई के द्वारा डीसिब की मेथोडोलॉजी में बदलाव कर दिया गया है, जिसमें कि अब आरबीआई जो है वो डिजिटल पेमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट करने लगा है। डिजिटल पेमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के साथ साथ उसने यहाँ पे ये भी बोला है कि 75% वेटेज दी जाएगी टू द टोटल वैल्यू ऑफ डिजिटल पेमेंट्स विच आर मेड इन रुपीज, 25% वेटेज दी जाएगी टू टोटल वॉल्यूम ऑफ डिजिटल पेमेंट्स मेड इन रुपीज। ठीक है, तो ये भी अब एक नया फीचर है, बिकॉज आज की डेट में डिजिटल पेमेंट्स का जो इस्तेमाल है वो आप सभी जानते हैं कि भारत में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। केवल यूपीआई ही नहीं, इवन ऑनलाइन आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस जैसी जो टेक्निक्स हैं इनका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये भी कुछ नए चेंजेस हैं जो कि आरबीआई के द्वारा अब किए गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बिफोर आई एंड द सेशन बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में दोस्तों आपको फ्री में डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस, डाउट सॉल्विंग सेशन सब कुछ देखने को मिलता है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है उसको भरना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।